हेलो दोस्तों, इंग्लैंड को हम सभी पावरफुल नेशन की तरह जानते हैं। मे बी उसकी वजह है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इन यूनियंस के फॉर्म होने से पहले से इंग्लैंड एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट इंग्लैंड 927 AD यानी एनो डोमिनी से एग्जिस्टेंस में है। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इंग्लैंड कैसे बना, कौन लोग इंग्लिश लोगों से पहले वहाँ के लैंड पर क्लेम करते थे और कैसे ये नेशन बना जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज किया। इंग्लिश लोगों से पहले ब्रिटिश आइल पर रोमन एम्पायर का रूल था, जो मॉडर्न डे इंग्लैंड है। लेकिन धीरे धीरे रोमन एम्पायर फेड होने लगा। उसके बाद इंग्लैंड ने माइग्रेशन की एक वेव देखी। एंग्लो सैक्सन जर्मनी ट्राइब्स माइग्रेट करके इंग्लैंड आ गई। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, जब रोमन्स इंग्लैंड से चले गए उसके बाद जो इंग्लैंड के नेटिव ब्रिटन्स थे उनके आसपास के पिक्ट्स और स्कॉट्स अटैक करने लगे। अब इनके अटैक से बचने के लिए ब्रिटन्स ने एंग्लो सैक्सन को इंग्लैंड में आने दिया ताकि वो बाकी इन्वेडर्स को इंग्लैंड से बाहर रख सके। एंग्लो सैक्सन जर्मनिक पीपल इतने कैपेबल थे कि उन्होंने दोनों पिक्ट्स और स्कॉट्स को इंग्लैंड से बाहर कर दिया और अब उनका फोकस इंग्लैंड के नेटिव ब्रिटन्स पे था। ब्रिटन्स के पास कोई ज़्यादा विज़न नहीं था क्योंकि उन्हें पहले ही रोमन्स ने कमज़ोर कर दिया था। 17th सेंचुरी के स्टार्ट में एंग्लो सैक्सन ने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के मेन लैंड पे 7 किंगडम्स को इंस्टॉल किया। किंगडम ऑफ एसेक्स, कैंट, ससेक्स, मर्शिया, ईस्ट एंजलिया, नॉर्थ एम्ब्रिया एंड वेसेक्स। हालांकि दोस्तों अगले कुछ सेंचुरीज़ में क्या हुआ इन किंगडम्स का, इसके बारे में बहुत ही मिनिमल रिकॉर्ड्स हैं। अगर दोस्तों हम 7th सेंचुरी में इंडिया में देखें कि क्या हो रहा था, तो इंडिया के सदर्न पार्ट में 2 किंगडम इस्टेब्लिश हुए, एक चालुक्य और दूसरा हर्षा। और ये दोनों किंगडम आपस में राजपाट के लिए लड़ने लग रहे थे। वैसे तो दोस्तों हर्षा और चालुक्य के बारे में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन हम इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे इंडियन किंगडम्स आपस में लड़ रहे थे राजपाट के लिए और उनका राजपाट ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, वैसे ही एंग्लो सैक्सन का किंगडम आपस में लड़ने लगे और वो एक दूसरे को इन्वेड करने लगे। 793 AD में जब एंग्लो सैक्सन के 7 किंगडम्स आपस में लड़ रहे थे, तभी वाइकिंग आर्मी ने लैंड्सफर्न मॉनेस्ट्री के सेक्रेड बिल्डिंग को रेड किया। वाइकिंग आर्मी के वायलेंस को देखकर एंग्लो सैक्सन स्टंट रह गए क्योंकि वो इस वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। बाय द एंड ऑफ 870 AD डैनिश इन्वेडर्स ने ईस्ट एंजलिया को कैप्चर कर लिया और उसके जस्ट 4 साल बाद मर्शिया को कैप्चर कर लिया। 875 AD में वाइकिंग्स ने नॉर्थ एम्ब्रिया को सीज कर लिया। उसके बाद एंग्लो सैक्सन अथॉरिटी के पास सिर्फ एक मेजर किंगडम वेसेक्स बचा था। लेकिन उसी वक्त वेसेक्स के करंट किंग एल्थरेड मर जाते हैं और अब वेसेक्स किंगडम को प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी किंग के छोटे भाई एल्फ्रेड पर आ जाती है। किंग एल्फ्रेड बहुत ही डिप्लोमेटिक था। हालांकि उसे डिफेंस की भी बहुत नॉलेज थी, लेकिन फिर भी उसने वाइकिंग आर्मी से उस वक्त वॉर नहीं किया, बल्कि एल्फ्रेड ने अपने किंगडम वेसेक्स को बचाने के लिए वाइकिंग आर्मी को एग्रेसर अमाउंट पे किया ताकि वो वेसेक्स पे अटैक ना करे और इस बीच एल्फ्रेड को टाइम मिल जाए अपनी आर्मी को तैयार करने के लिए। फाइनली दोनों आर्मी के बीच एक बैटल होती है, बैटल ऑफ एडिंगटन, जिसमें एल्फ्रेड की आर्मी डेनिस को हरा देती है। उधर एट द सेम टाइम मर्शिया में भी वॉर चल रही होती है और वहाँ भी एल्फ्रेड की आर्मी जीत जाती है। एल्फ्रेड ने मर्शिया में एक नया मोनार्क इस्टेब्लिश करने के बजाय वहाँ एक एल्डर मैन को इंचार्ज बना दिया। अब दोस्तों अगर आपको याद हो 9th-10th की हिस्ट्री की बुक्स जिसमें हम नोबल मैन मोनार्क के बारे में पढ़ते आए थे, तो उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता था, लेकिन उन चीज़ों की शुरुआत यहाँ से हुई थी। किंग एल्फ्रेड ये नहीं चाहता था कि वो एक और किंग बना दे और वो किंग रेबल हो जाए, इसलिए उसने नोबल मैन का कॉन्सेप्ट निकाला। ये नोबल मैन किंग वेसेक्स को डायरेक्टली आंसर करेगा और किंग ऑफ वेसेक्स अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगा दोनों रीजन्स पे, लेकिन मर्शिया का कुछ पार्ट वाइकिंग्स के पास ही रहेगा।
किंग एल्फ्रेड के डेथ के बाद 911 एडी में एल्फ्रेड का बेटा एडवर्ड द एल्डर और बेटी एथेलफ्लीड एल्फ्रेड के सक्सेसर बनते हैं। एडवर्ड द एल्डर वेसेक्स का किंग बनता है और वही मर्सिया की क्वीन एथेलफ्लीड बनती है। ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहली बार था जब कोई औरत पॉलिटिक्स में आई थी। उससे पहले इंग्लैंड में औरतों को पॉलिटिकल अफेयर्स से दूर रखा जाता था। 1970 में एथेलफ्लीड ने अपने किंगडम को नॉर्थ तक एक्सपेंड किया और एडवर्ड ने ईस्ट एंजिलिया को अपने किंगडम में मर्ज कर लिया। साल 918 एडी में सडनली एथेलफ्लीड की डेथ हो जाती है और उसकी डॉटर एलेफवीन उसकी जगह लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी मर्शियन पीपल को ये लगता है कि यही सही टाइम है अपने किंगडम को वापस लेने का और वो इसी सोच में एलेफवीन का अपोज करते हैं। लेकिन मर्शियंस ने एक्सीडेंटली किंग एडवर्ड को अपॉर्चुनिटी दे दी पूरे मर्शिया को कैप्चर करने का। अब यहाँ पर दोस्तों एडवर्ड द एल्डर और एथेलफ्लीड दोनों भाई बहन थे और करंटली जो क्वीन बनने वाली थी वो एथेलफ्लीड की डॉटर यानी एडवर्ड द एल्डर की नीस थी। लेकिन थ्रोन के लिए ये भी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन किंगडम्स में ही फादर वर्सेस सन, सिस्टर वर्सेस ब्रदर, ब्रदर वर्सेस ब्रदर की लड़ाई होती थी। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हर कोई थ्रोन के लिए लड़ता था, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी रीजन का हो। अब वापस आते हैं इंग्लैंड पे। 924 एडी में किंग एडवर्ड की डेथ हो जाती है, लेकिन किंग एडवर्ड ने जो नेबरिंग किंगडम्स को एक्वायर किया था वो सारे किंग के थ्रू बहुत ही लॉयल थे, जिसकी वजह से एडवर्ड का बेटा एथेलस्टैन काफ़ी कॉन्फिडेंट था एंग्लो सैक्सन किंगडम का किंग बनने के। एथेलस्टैन जैसे ही थ्रोन पे बैठा उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी बहन, क्योंकि उसकी बहन ने वाइकिंग रूलर सेथरिक, जिसका अभी भी नॉर्थ एम्ब्रिया पे कंट्रोल था, उससे शादी कर ली थी। एथेलस्टैन ने किंगडम ऑफ यॉर्क पे अटैक किया और उसे एक्वायर कर लिया। उसी बीच वाइकिंग रूलर की डेथ हो जाती है और किंग एथेलस्टैन स्विफ्टली नॉर्थ एम्ब्रिया को अपने किंगडम में मर्ज कर लेता है। और यही वो टाइम था जिसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं द किंगडम ऑफ इंग्लैंड एज हैविंग बीइंग क्रिएटेड। लेकिन ये सिचुएशन उतनी आसान भी नहीं थी। एथेलस्टैन अपने किंगडम को बढ़ाता ही गया और उसने अपने आप को रिवॉर्ड दिया किंग ऑफ इंग्लिश के टाइटल से, और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी दुनिया इंग्लैंड को इंग्लैंड के नाम से नहीं जानती थी। सन 937 एडी में किंग एथेलस्टैन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी किंगडम की बाउंड्रीज और एक्सटेंड करेगा और वो इसलिए स्कॉटलैंड को इन्वेड करता है। किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, जिसे उस वक्त अल्बा के नाम से जाना जाता था, उसकी फोर्सेस इंग्लिश फोर्सेस के सामने इनकैपेबल थी। इसलिए स्कॉटलैंड के किंग ने अपने आसपास के किंगडम्स जैसे कॉन्स्टेंटीन II, किंग ऑफ अल्बा, ओलाफ गुथफ्रिथसन, किंग ऑफ डबलिन और ओवेन, किंग ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया इंग्लिश यानी एथेलस्टैन के खिलाफ। अलायंस फोर्सेस और इंग्लिश फोर्सेस का आमना सामना हुआ था द बैटल ऑफ ब्रुनेनबर्थ में। हालांकि ये प्लेस अननोन है, कोई एग्जैक्ट ये नहीं जानता कि ये लड़ाई कहाँ हुई थी, लेकिन इंग्लिश फोर्सेस ने अलायंस फोर्सेस को हरा दिया। इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखे क्रॉनिकल से ये पता चलता है कि यही वो क्लैश था जिसने इंग्लैंड को यूनाइट किया और इंग्लिश लोगों में नेशनलिज्म का सेंस पैदा किया। एथेलस्टैन के एफर्ट ने इंग्लैंड को कुछ हद तक यूनाइट करके उनके अंदर वन नेशन थ्योरी तो पैदा कर दिया, लेकिन अभी भी इंग्लैंड को एज अ नेशन अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि वाइकिंग्स टेम्परेरली जो एंग्लो सैक्सन से हार कर चले गए थे वो 10th सेंचुरी के आखिरी में किंगडम में वापस आने लगे थे, जो कि ब्रिटिश फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। 939 में जब एथेलस्टैन की डेथ हो जाती है तब एक बार फिर से किंगडम टूटने लगता है। किंग ऑफ डबलिन, जो कि एक वाइकिंग था जिसे एथेलस्टैन ने पहले हराया था, वो इमीडिएट एडवांटेज लेते हुए अपने किंगडम को वापस इस्टेब्लिश करने लगता है और दूसरी तरफ एथेलस्टैन का हाफ ब्रदर एडमंड इंग्लिश किंगडम का चार्ज ले लेता है। वाइकिंग्स, जिनके कब्जे में पहले नॉर्थ एम्ब्रिया, यॉर्क और मर्सिया था, उन्होंने वापस उसे अपने कब्जे में ले लिया।
लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही एडमंड ने इन सारे किंगडम्स को जीत लिया और वाइकिंग्स को पूरी तरह पुश आउट कर दिया नॉर्थ एम्ब्रिया से। एडमंड के पास अब इंग्लैंड की एब्सोल्यूट पावर थी क्योंकि उसने सारी बाउंड्रीज़ को यूनाइट कर दिया था। लेकिन तब भी एडमंड सेटिस्फाई नहीं था। वो भी अपने एंसेस्टर्स की तरह ही एम्बिशियस था अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए। एडमंड स्ट्रेथ क्लाइड को इन्वेड करता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ स्ट्रेथ क्लाइड का सथन पार्ट ही लगता है और बाकी का पार्ट स्कॉटलैंड के किंग मैल्कम वन को दे दिया जाता है, क्योंकि मैल्कम वन ने अपने किंगडम को इंग्लैंड में मर्ज करने से मना कर देता है। 946 में एडमंड का मिस्टीरियसली मर्डर हो जाता है और उसका छोटा भाई एड्रेड इंग्लैंड का किंग बनता है। किंग बनने के अगले साल ही नॉर्वे का किंग एरिक ब्लोडेक्स इंग्लैंड पे अटैक कर देता है और नॉर्थ एम्ब्रिया को कैप्चर कर लेता है। कुछ सालों तक ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहती है। फिर एड्रेड दोबारा अटैक करता है नॉर्थ एम्ब्रिया पे और उसे वो परमानेंटली जीत लेता है। इस विक्ट्री के बाद एड्रेड की डेथ हो जाती है और उसका नेफ्यू एडविग टेम्परेरली किंगडम को रूल करता है। लेकिन थोड़े ही दिनों में शायद उसे ये लगता है कि वो इतने बड़े किंगडम को संभाल नहीं पाएगा, तो एडविग अपने भाई एडगार को किंग बना देता है और दोनों मिलकर को रूल करते हैं। लेकिन इस डिसीजन के 2 ही साल बाद एडविग की डेथ हो जाती है। अब एडगार सिंपली पूरे इंग्लैंड का किंग बन जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे हिस्टोरियंस के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इंग्लैंड के फॉर्मेशन पे, लेकिन जो ब्रिटिश लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूज़ियम के क्रॉनिकल से ट्रुथ सामने आता है उससे यही लगता है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स एडगार के टाइम पे ही हुआ और ट्रू फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश किंगडम इस्टेब्लिश हुआ। एडगार को इंग्लैंड के लोग एडगार द पीसफुल के नाम से याद करते हैं क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड कुछ सालों के लिए स्टेबल रहा और पीसफुल रहा। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे इंग्लैंड ने इतने सालों तक इसलिए राज किया क्योंकि इंग्लैंड ने इन्वेड की टेक्निक ढूंढ ली थी, फिर चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो या फिर मॉडर्न हथियारों के थ्रू। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।